मोदी सरनेम मानहानि केस की सुनवाई आज गुजरात हाईकोर्ट में हुई। सूरत कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध राहुल की याचिका पर उन्हें कोई राहत नहीं दी गई। गुजरात हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा। अदालत का आदेश छुट्टी के बाद जून में आएगा। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी की मुश्किलें कम नहीं हुई है। गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी ने 2019 के इस केस में खुद को दोषी ठहराए जाने के बाद सूरत हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने राहुल गांधी को कोई फौरी राहत नहीं दी और अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है और अब जून में इस पर फैसला आएगा। This is a case where the sitting MP has crossed the limit. The order passed by the court below is just, legal and proper on all count, including the quantum of the punishment. We also referred and relied upon several questions of law as well as the judgments. We said that we also relied upon the case of the Lily Thomas, several other cases, and our prime submission was that the order passed by the court below is absolutely proper and no interference is required. And after hearing this argument, the court has passed an order that the record and proceedings from the court below may be called for before 15th of May. And after going through the record, our arguments, today we have also filed the written submissions. After considering that, the court will pass the final verdict after reopening of the vacation. राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने 2 दिन पहले हाईकोर्ट में दलीलें पेश की थी। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से 5 बड़ी दलीलें पेश की गई है। उनकी दलील है कि मानहानि केस में राहुल गांधी ने कोई गंभीर अपराध नहीं किया जिसे माफ नहीं किया जा सकता है। उन्होंने सवाल किया है कि शिकायतकर्ता की भावनाएं कैसे आहत हुई जब मोदी सरनेम कई जाति के लोग इस्तेमाल करते हैं। उनकी दलील ये है कि 23 मार्च को दिए गए फैसले से राहुल गांधी के निर्वाचन क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ही 24 मार्च को राहुल गांधी की संसद सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। चौथी दलील उन्होंने ये दी कि व्हाट्सएप क्लिप के आधार पर समन कैसे जारी हो सकता है। 5वीं दलील उन्होंने दी कि कोई भी गवाह जहां राहुल गांधी ने भाषण दिया वहां पर मौजूद नहीं था। अच्छा, आपको बता दें कि 11 अप्रैल 2019 को कर्नाटक की एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसी पर गुजरात बीजेपी के नेता पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिस पर 23 मार्च 2023 को सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब जून में ही फैसला आने की उम्मीद है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। पीएम के रेडियो कार्यक्रम मन की बात पर ट्वीट कर गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गढ़वी फंस गए। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गढ़वी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस का रवैया सख्त है और विपक्ष भी हमलावर। नमस्कार, आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। साथियों, 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। इसको लेकर 30 अप्रैल को जहां एक और सत्ताधारी पार्टी ने जश्न मनाया, तो वहीं विपक्षी पार्टी ने इसकी आलोचना भी की। इस बीच आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष यशोदान गढ़वी ने मन की बात कार्यक्रम को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसको लेकर वो बुरी तरह से फंस गए हैं। उनके इस ट्वीट को लेकर अहमदाबाद साइबर क्राइम ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। यशोदान गढ़वी ने बीते 28 अप्रैल को जो ट्वीट किया था उसमें लिखा था कि मन की बात कार्यक्रम के एक एपिसोड का खर्च 8 करोड़ 30 लाख रुपए है और कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, यानी जनता के 830 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। आप नेता के ट्वीट के बाद पीआईबी फैक्ट चेक की ओर से इसका खंडन करते हुए इसे गलत और मिसलीड करने वाला ट्वीट बताया। पीआईबी के ट्वीट के बाद इस मामले में जनता को गुमराह करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई और अहमदाबाद साइबर क्राइम ने यशोदान गढ़वी के खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया। आईपीसी की धारा 153 शांति भंग करने के लिए, पब्लिक में भड़काऊ मैसेज सप्लाई करने के लिए, आईपीसी की धारा 500 पीएम मोदी को बदनाम करने के इरादे से, आईपीसी की धारा 500/1 राज्य की शांति भंग करने के इरादे के लिए, आईपीसी की धारा 500/2 अफवाह फैलाकर पीएम की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने के लिए, आईटी एक्ट 67
पीएम को भ्रष्टाचारी साबित करने का मैसेज सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए। उधर अपने प्रदेश अध्यक्ष पर एफआईआर की खबर से आम आदमी पार्टी की गुजरात यूनिट आग बबूला हो गई। आपके सीनियर लीडर गोपाल इटालिया ने बीजेपी के सिर झूठी एफआईआर करवाने का आरोप मढ़ दिया है। સુદાનભાઈ ગઢવી પર એફઆઈઆર નોંધાય છે। આવી જ ખોટી એફઆઈઆર યુવરાજસિંહ પર પણ નોંધાય, આવી ખોટી એફઆઈઆર મારા ઉપર નોંધાય, માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી ઉપર નોંધાય। मतलब કે ભાજપને તાનાશાહી ચાલુ કરી છે। જે રીતે ગુજરાતની જનતાએ 40 લાખ મત આપીને આમ આદમી પાર્ટીને ગુજરાતમાં આગળ વધવાની તક આપી, ત્યારથી ભાજપ બોકલાયેલો છે અને ત્યારથી ભાજપને ડર લાગ્યો છે કે કોઈ પણ સંજોગોમાં આમ આદમી પાર્ટીને ખતમ કરી અને એટલા માટે આવી જૂઠી એફઆઈઆરો કરે છે। સામાન્ય રીતે ગુજરાતના 650 પોલીસ સ્ટેશનો છે અને નાગરિકોને જ્યારે લાગતું હોય કંઈ બી ખોટું થયું છે તમામ લોકોને એની અરજી કરવાની છૂટ હોય છે અને તે અરજીને ધ્યાને રાખીને જે કંઈ ગુના બનતા હોય એના ઉપર કામગીરી થતી હોય છે। આમાંની એક જ કાર્યવાહી છે। तो प्रदेश के गृह राज्य मंत्री दावा कर रहे हैं कि पुलिस जांच के बाद ही कोई एक्शन लेगी। हालांकि मन की बात कार्यक्रम पर झूठा आरोप लगाकर मुश्किल में फंसे सुदान गढ़वी ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया है और अब सिर्फ ट्वीट डिलीट कर देने से उनकी आफत कम होगी या नहीं, ये कुछ ही दिनों में क्लियर हो जाएगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में मौसम का अजब गजब खेल जारी है। मई का महीना भीषण गर्मी लू के थपेड़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार गुजरात में लगातार हो रही बारिश ठंडी हवाओं से गुजरात कांप रहा है। बेमौसम की बरसात से लोगों को गर्मी से तो राहत है, लेकिन खेती आम की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। गुजरात पर फिर से अजब गजब मौसम की मार। भीषण गर्मी के बदले मई में भारी बरसात। चना गेहूं के बाद अब आम की फसल हुई बर्बाद। मंडियों में भी भारी नुकसान, तबाह हुआ किसान। भारी बारिश के साथ तेज हवाओं के टोरचर की ये तस्वीरें देखिए जो कच्छ से सामने आई। घरों के छप्पर उड़ गए, घरों की छत कहाँ गई किसी को नहीं पता। एक दूसरे घर में छत पर सिर्फ पंखा लटका दिखाई दे रहा है, शेड गायब है, घरों में रखा सामान भी टूट गया। कई जगह पेड़ गिरे जिन्होंने मुसीबत बढ़ा दी। कई जगह बिजली के खंभे यहाँ तो टूटकर गिर गए, नहीं तो टेढ़े हो गए, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बत्ती गुल हो गई। अब कच्छ के ग्रामीण इलाकों से आई ये वीडियो देखिए, जहाँ भारी बारिश के बाद कई गाँवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़क भी नदी जैसी लग रही है। आम लोगों के साथ साथ पशु भी बारिश से तंग दिखाई दिए। कच्छ से अब अमरेली चलिए, जहाँ 6 दिनों से हो रही बेमौसम बारिश ने हाहाकार मचा दी है। तेज हवाएं मुसीबत बन गई हैं। उधर अमरेली के किसानों को भी बारिश ने बड़े संकट में डाल दिया है। केसर आम की फसल को व्यापक नुकसान हुआ, लिहाजा किसान किसी भी तरीके से अपने आमों को बचाने में लगे हैं। आज वरसाद પડવાથી અમારે આંબાના પાકમાં નુકસાન છે, કારણ કે આજુબાજુના ગામ દહીડા છે, મોરજર છે, છતરિયા છે, ચલાળા છે, આસપાસના વિસ્તારમાં વરસાદ હારામારો પડી ગયો, એનાથી અમારા આંબાના પાકમાં બહુ નુકસાન છે। अरावली से अब महिसागर जिले का रुख कीजिए, जहां एक शादी समारोह में बारिश विलन बन गई। शादी का मंडप उड़ गया, टेंट उखड़ गए। तेज हवाओं और बारिश के डबल अटैक की वजह से बारातियों में भगदड़ मच गई। अमरेली में भी बेमौसम बारिश ने लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। सड़कों पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा है। लोग चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन बारिश है कि रुकने को तैयार ही नहीं। कहते हैं कि अति किसी भी चीज की हो हानिकारक बन जाती है। गुजरात में मौसम की अति ने लोगों को परेशान कर दिया है। कुछ दिन पहले जो लोग बारिश देखकर मस्ती में झूम रहे थे, उन्हें बादलों का ये रौद्र रूप अब डराने लगा है। कच्छ से कौशिक कंटेचा, अमरेली से हिरेन, महिसागर से वीरेन जोशी और अरावली से हितेश के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात बोर्ड में साइंस स्ट्रीम का परिणाम आ गया। 65% छात्र पास हुए। 12वीं साइंस के लिए इस बार 1,07,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी। 65% छात्र पास हुए। परीक्षा के परिणाम आने से जो छात्र अव्वल रहे और अच्छे नंबरों से पास हुए, उनमें खुशी का माहौल है। गुजरात के शिक्षा मंत्री ने बच्चों को उनकी सफलता पर बधाई दी। आज रोज ધોરણ 12 વિજ્ઞાન ભવનની પરીક્ષાનું તથા ગુજકેટ પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર કરતા આનંદની લાગણી અનુભવું છું।
સાથે સાથે ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરિણામ 65.58% છે. વિદ્યાર્થીઓનું પરિણામ 66.32% છે. વિદ્યાર્થીનીઓનું પરિણામ 64.66% છે. સાથે સાથે આપણી ગુજરાતી માધ્યમનું પરિણામ 65.32% છે અને અંગ્રેજી માધ્યમનું પરિણામ 67.18% છે. मेरा नाम पानसुरिया कश्यप अशोक भाई है. मैं आशादी विद्यालय में पढ़ता हूँ. मेरे बोर्ड में 99.99 परसेंटाइल हासिल किए हैं. पीसीएम मेरिट में मेरा 94.2 परसेंटाइल आया है. उसका श्रेय मैं मेरे शाला परिवार को और मेरे माता पिता को देना चाहूँगा. साल भर मैंने बहुत मेहनत की है, इसका यही परिणाम है और मुझे लग रहा है कि मेहनत सफल हुई है. महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का महाराष्ट्र के कोल्हापुर में निधन हो गया. वो 89 वर्ष के थे, कई महीनों से बीमार थे. उनका अंतिम संस्कार कोल्हापुर में किया गया. अरुण गांधी का जन्म 1934 में डरबन में हुआ. उनके पिता मणिलाल गांधी और माता का नाम सुशीला मशहूरवाला था. वो अपने दादा महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे. एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी उनकी पहचान थी. आसमान की बुलंदियों पर नाम लिखाने की जिद हो, जिंदगी में कुछ विशेष मुकाम पाने की चाहत हो, चाहत को पूरा करने का जुनून हो, मुश्किलें कभी रास्ते का रोड़ा तब नहीं बन पाती. अहमदाबाद की रहने वाली एसी मैकेनिक के बेटे मंसूरी ने इस बात को सच सिद्ध कर दिया. उन्होंने 2 बार 95 से ज़्यादा परसेंटाइल से कैट परीक्षा पास की, बल्कि दूसरे प्रयास में 99.7% के साथ IIM कोलकाता में एडमिशन ले लिया. ये हैं 23 साल के रजिन मंसूरी, एसी मैकेनिक के बेटे. यूं तो इस क्लास में तमाम छात्रों में से एक, लेकिन एक होते हुए भी इन सब से अलग. अहमदाबाद के साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले रजिन मंसूरी ने न सिर्फ 2 बार हाई परसेंटेज से कैट की परीक्षा पास की, बल्कि कैट को क्रैक करके IIM कोलकाता में एडमिशन भी ले लिया है. पहले तो काफ़ी सरियल एक्सपीरियंस होता है, रियलाइज़ नहीं होता कि आपका सच में इतना अच्छा रिजल्ट आ गया है, पर धीरे धीरे आपको रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ आपका रिजल्ट आपके सामने है. अब आगे जो देखना है, आगे वो 2 साल MBA के देखने हैं, जो उतने ही टफ होते हैं जितना हमारा प्रिपरेशन अंदर जाने का होता है. तो बस अब उसी के लिए तैयारी चल रही है. रजिन की ये कामयाबी कितनी बड़ी है, अब जरा इसे भी समझ लीजिए. रजिन ने 2021 में कैट की परीक्षा दी थी. परीक्षा में 96.2 परसेंटाइल पाने के बाद रजिन को IIM उदयपुर में एडमिशन मिल रहा था, लेकिन और बेहतर करने की जिद, जुनून की वजह से एडमिशन नहीं लिया. नवंबर 2022 में 99.7 परसेंटाइल के साथ दोबारा कैट की परीक्षा पास की. रजिन को टॉप रैंक IIM बैंगलोर और IIM कोलकाता से एडमिशन का ऑफर मिला. IIM बैंगलोर में बिजनेस एनालिटिक्स करने का न्योता मिला. रजिन ने जनरल MBA करने के लिए IIM कोलकाता को चुना. रजिन ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं. रजिन के पिता इरफान अहमदाबाद में एसी मैकेनिक का काम करते हैं. जॉइंट फैमिली में रहता हूँ. पूरे घर में अभी 11 से 12 लोग हैं. तो दिन में पढ़ने के लिए शोर शराबा बहुत होता था, लाइट बहुत होती थी, लोग आना जाना बड़ा रहता था. तो दिन में पढ़ा जाए ऐसे सर्कमस्टेंसेस ऐसी स्थिति थी नहीं, तो मैं यूजुअली रात को ही पढ़ा करता था. कद आती थी थोड़ी लाइट, पर वो अब यूज टू हो गए थे हम लोग, क्योंकि 3-4 साल से इसकी पढ़ाई जब से ये हो तो इसका पढ़ाई इम्पोर्टेंट थी हमारी. दिक्कत से ज़्यादा इसका कैरियर कहने उसकी जरूरत. अपनी कड़ी मेहनत और लगन से रजिन आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है. लेकिन तारीफ उनके पिता की भी, जो तमाम परेशानियों के बावजूद अपने बेटे के पीछे